हायर दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं, और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है। ओके, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं 1 मिनट, देन विल स्टार्ट द क्लास। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, मैं पेपर 1 की बात कर रहा था। तो पेपर 1 में आप लोग जो है कैसे पढ़ाई कर रहे हैं पेपर के, मैंने पूछा था कि जितने भी टीचर रिव्यू करते हैं पेपर 1 को, उसको आपको देखना है और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न है उन क्वेश्चन का, उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ओके, और डेली प्रैक्टिस करना है पेपर 1 को पेपर 2 के साथ साथ। पेपर 1 का आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं कहीं पर भी, जहाँ से भी आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं? कितना परसेंटेज आपका आता है? लाइक कितने क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चन? एनी एवरेज? Nalini Mishra 70%, and yeah, yes, sir, previous plus live practices both. Okay, okay. 3. Jay Srinath, 3 means what? Like 30 से ऊपर, okay, 30 से ऊपर। ओके, कोशिश करो कि आपके 40 तक पहुंचे, 40 प्लस पहुंचे, क्योंकि जो रियल जब एग्जाम होगा तो उसमें से थोड़ा 1-2 मार्क्स कम आते हैं, या बोल सकते हैं कि 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, स्टूडेंट नर्वस रहता है। ओके, उस एग्जाम में। और घर पर हम जब बैठ कर मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल होते हैं। राइट, सो आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा स्कोर करना है, प्रैक्टिस करते रहिए। सर अब पैटर्न चेंज हुआ है तो क्वांट में दिक्कत होता है। क्वांट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन है क्वांट में? DI 5/5। ओके, DI ठीक है। परसेंटेज और रेशियो और जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना मैथमेटिक्स से, वो तो पहले क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल आते थे मेरे टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया था। क्वांट की प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस करना है। मैंने बोला है, शुरुआत से बोला है कि क्वांट की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं है कि आपको याद करके नहीं आंसर लगा सकते, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स में, तभी आपके आंसर करेक्ट होंगे। ओके, तो प्लीज़ फोकस करिए पेपर 1 पे भी, क्योंकि आपको JRF निकालना है तो दोनों पेपर में मार्क्स आने चाहिए अच्छे। मैथ्स पोर्शन वर बहुत सही है, बट हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम है। ओके, तो हायर एजुकेशन को आप पढ़ सकते हैं, डेली पढ़िए, उसमें से एक एक चैप्टर आपको प्रैक्टिस होता रहेगा, रिवाइज करना है। ओके, हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई पोर्शन जो है वीक होता है 10 यूनिट में से। ओके, सो कोशिश करना है कि जितना आपको आता है वो अच्छे से आए, उसमें कोई गलती ना हो। कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? प्लीज़ म्यूट। 70% हो रहा है, और डेटा याद करने में, हाँ, का इन्वायरमेंट टफ है। पीपल एंड एनवायरमेंट टफ नहीं है, उसको याद करना पड़ता है, इसलिए टफ लगता है स्टूडेंट को। तो उसमें ऐसा टफ क्या है? ऐसे उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना ज़्यादा, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। राइट, तो उसका आप शॉर्ट्स नोट्स नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना करके पढ़िए। ओके, जो कुछ पढ़ रखा है। और आप जो है बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आप नोट्स बना लीजिए, उससे रिवाइज करिए। ओके, क्वेश्चन करिए, बस क्वेश्चन से आप देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, उस पर आप नोट्स बनाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। करंट इन्वायरमेंट करंट टॉपिक्स आ रहे हैं, हाँ, इन्वायरमेंट से करंट टॉपिक आएंगे और आना भी चाहिए। ओके,
हाँ, इन्वायरमेंट का लिए जीएस इंपॉर्टेंट है, करंट टॉपिक आनी चाहिए। देखिए जो लोग अभी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं नेट का या दूसरी बार, राइट, उनके लिए अगर करंट अफेयर ज़्यादा आएगा तो अच्छा है, क्योंकि करंट अफेयर सबके लिए नया होता है, राइट। कन्वेंशन वगैरह, हाँ कन्वेंशन वगैरह आप पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, कोई भी ट्रिटी या कन्वेंशन कुछ भी है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। स्पेशली अगर मान लीजिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं, स्पेशली ऐसे जहाँ पर इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस होती है, कन्वेंशन होता है एनवायरमेंट को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है और सब कुछ याद करना है वहाँ पर, वो जो है करंट में आ सकता है। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। एसडीजी, हाँ कोप से इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, एसडीजी गोल से एमडी, ये तो मैंने भी दिया हुआ है इसका एसडीजी के बारे में लिख करके। और जो रैंकिंग वाला जो पीडीएफ मैंने शेयर किया उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ओके, नेशनल रैंकिंग में और ग्लोबल रैंकिंग दोनों में कौन सा स्टेट टॉप कर रहा है, वो सभी चीज़ें मैंने मेंशन किया हुआ है। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 25, 27, नहीं 1 सेकेंड, 36 हो गया था, 7 हो गया था, 8 हो गया था, 9, हाँ वी आर 40 हो गए थे क्या, 40 नहीं हुए थे आई थिंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 से डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सोशल वर्क इन्वॉल्वमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन बी बोथ लेवल। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो सोशल वर्कर का इन्वॉल्वमेंट होता है या सोशल वर्क इन्वॉल्वमेंट होता है, किस प्रकार का होता है, किस लेवल का होता है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, मैक्रो, माइक्रो, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ओके, मेंशन द क्वेश्चन नंबर विद द आंसर। ओके, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी? माइक्रो मतलब होता है छोटे लेवल पर, स्मॉल स्केल जो बोल सकते हैं इंडस्ट्री होती है, छोटे लेवल पर। और मैक्रो उस बड़ा लेवल होता है। ओके, जैसे इंटरनेशनल बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं या इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें हम इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे होता है? बहुत सारे आपने एनजीओ देखे होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, एडवोकेसी करते हैं, राइट, मीडिएशन करते हैं कई प्रकार से। तो उनको हम बोलते हैं, वो जो एनजीओ जो होते हैं वहाँ पर सोशल वर्क का इन्वॉल्वमेंट होता है, बड़े स्केल पे होता है, मैक्रो लेवल पे होता है। ओके, इसी प्रकार से माइक्रो लेवल पर, छोटे स्केल पर भी सोशल वर्क इन्वॉल्वमेंट होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। एंड यहाँ पर एक टर्म दिया गया है इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, मैक्रो लेवल मीन्स वी कैन से लाइक इंटरनेशनल, ग्लोबल। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर टर्म दिया गया है एक्स्ट्रा म्यूरल एंड इंट्राम्यूरल, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। इंटरम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, एनीबडी? ये बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर, हाँ, इंट्रा लाइक समथिंग्स हैज बाउंड्री, ओके, इन फैसिलिटीज इनसाइड और आउटसाइड द फैसिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री के अंदर जो है जो वेलफेयर सर्विसेज दी जाती है, ओके, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपका एक्स्ट्रा इंट्राम्यूरल, दूसरा होता है एक्स्ट्रा म्यूरल। ओके, इंट्राम्यूरल का मतलब क्या होता है, वो फैसिलिटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर दी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंटीन, ओके, रेस्ट रूम हो गए, या यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराना, ओके, वाटर सैनिटेशन, ये सभी आपकी जैसे कि जो इंडस्ट्री के अंदर ही दी जा रही है वो आपका कहलाएगा इंट्राम्यूरल। और एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब होता है जैसे कि जो वर्कर हैं उनके बच्चों को एजुकेशन देना, ओके, हाउसिंग प्रोवाइड कराना रहने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, लोन प्रोवाइड कराना, ओके, ये सभी चीजें जो कि इंडस्ट्री के बाहर दी जाती हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। ओके, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। पॉलिसी, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, ओके, करेक्ट सर। इंट्रा मीन्स आंतरिक मैटर्स लाइक इंडस्ट्री issue we can also that basically intramural or extramural, these are kind of welfare services which is provided to the like workers, जो भी वर्कर होते हैं उनको इस प्रकार की फैसिलिटी, वेलफेयर फैसिलिटी सर्विसेज दी जाती है, तो उसको दो प्रकार का हम कंसिडर करते हैं। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द वर्ड व्हिच वर इनकॉर्पोरेटेड इन 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन में इनमें से कौन से वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट किया गया था, हमारे भारतीय संविधान में ऐड किया गया था? डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोवरन, रिपब्लिक और सोशलिस्ट। कौन सा कोड करेक्ट है? 40 का सी। सी मीन्स व्हाट? बी एंड ई। ओके, तो इसमें क्या 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन था इंडिया का, उसको चेंज करके पहले क्या था? सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट? ये पहले था। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट आया और उसमें बदलाव हुआ, क्या कर दिया गया? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, तो क्या क्या ऐड किया गया था? सोशलिस्ट और सेकुलर। इसके अलावा जो एक और वर्ड था यूनिटी ऑफ नेशन, उसको बदल कर दिया गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये आपको याद कर लेना है क्या क्या बदलाव हुआ था, क्या क्या चेंजेस हुए थे। ओके, यहाँ पर यूनिटी ऑफ नेशन को बदल करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और यहाँ पर दो टर्म ऐड कर दी गई थी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो सोशलिस्ट कहाँ पर है और सेकुलर बी एंड डी, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। ओके, एंड हाँ, एस 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 डी आर हो गया, सोवरन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये हो गया। ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, an idea about a given state of affairs put forward to exact terms to provide the basis for empirical testing is known as, क्या बोलते हैं उसको? ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो टर्म को हम क्या बोलते हैं जो कि हम किसी स्टडी के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, या एक आइडिया प्रोवाइड कराते हैं, जिनको हम इन्फ्लुएंस बोलते हैं, या आपको पता होना चाहिए। किसी भी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, एम्पिरिकल टेस्टिंग के लिए हम लोग जो है एक बेसिस लेते हैं, एक बेस लेते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग डिस्कस किए हुए हैं रिवीजन सेक्शन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, सभी लोग आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, हाइपोथेसिस। ओके, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो कि हम यूज करते हैं किसी भी स्टडी को टेस्ट करने के लिए, किसी भी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक क्लियर है? इंपिरिकल स्टडी का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? इंपिरिकल रिसर्च दैट इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, राइट, पार्टिसिपेशन के माध्यम से, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इमेजिनेशन? एनीबॉडी? एक सोशोलॉजिकल टर्म है। इसको हम यूज करते हैं किस लिए? सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि किस प्रकार से सोशल फोर्सेस जो होती है हमारी सोसाइटी की, वो किसी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, उसको हम बोलते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 42, यूएनएचसीआर हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है?
यहाँ तक क्लियर है? 41 तक क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 42, ENSCR का फुल फॉर्म बताइए, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है और इसको कब क्रिएट किया गया था, किस ईयर में? ये सभी के सभी के आंसर आपको देने हैं। UNHCR, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। ओके, और इसको कब बनाया गया था? एस्टेब्लिश इन 1949 में, और ऑपरेशन बिगन इन 1951। फुल फॉर्म इसका क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, राइट? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज, दिस इज द फुल फॉर्म। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जेनेवा विल बी राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले यहाँ से आगे। क्वेश्चन नंबर 43, गोल नंबर 5 ऑफ द एसडीजीज इज फोकस ऑन। आपको बताना है कि जो एसडीजी के जो जितने भी गोल हैं, पहले तो ये आंसर देगी टोटल कितने गोल हैं। ओके, और उसमें जो गोल नंबर 5 है वो फोकस कहाँ पर करता है, उसका फोकस कहाँ है, उसकी बेसिक थीम क्या है? टोटल 17 गोल है, आंसर आ रहा है। ओके, 17 गोल है। ओके, नेक्स्ट। ओके, गोल का मतलब क्या होता है? गोल बेसिकली बनाए गए हैं ताकि एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाया जा सके, बेहतर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर अचीव किया जा सके थ्रू दिस गोल। ओके, इसका टाइमलाइन क्या है एसडीजी का? कहाँ से कहाँ तक है? 2030 तक है। कहाँ से, किस ईयर से? 2015 से लेके, ये आपका 10 ईयर टाइमलाइन बोल सकते हैं, 2015 से लेके। ओके, टोटल कितने गोल हैं? ओके, तो ये जो गोल नंबर 5 हो किसके रिगार्डिंग है? जेंडर इक्वालिटी, करेक्ट, जेंडर इक्वालिटी विल बी राइट आंसर। ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर लाइक क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये कौन सा गोल है? गोल नंबर कौन सा है? एंड क्वालिटी एजुकेशन, दिस वन, एंड रिड्यूस इनक्वालिटी, दिस वन। जेंडर इक्वालिटी 7 नंबर है। जेंडर इक्वालिटी 2nd नंबर नहीं होगा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, दिस विल बी क्लीन वाटर सैनिटेशन 6 नंबर होगा। ओके, जेंडर इक्वालिटी 5 नंबर है। क्वालिटी एजुकेशन गोल नंबर 4 है। रिड्यूस इनक्वालिटी, ये कौन सा है गोल नंबर? गोल नंबर 10 है, करेक्ट है, ये आपके हैं। ओके, गोल नंबर 1 क्या है? अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। गोल नंबर 1 कौन सा है? नो पॉवर्टी। गोल नंबर 2 बताते जाइए आप लोग। जीरो हंगर। गोल नंबर 3,
गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गोल नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट गोल नंबर 5, जेंडर इक्वालिटी। गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल नंबर 7, क्लीन एनर्जी। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट कौन सा है? गोल नंबर 9, नहीं, गोल नंबर 8। गोल नंबर 8 कौन सा है? हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल नंबर 9, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। गोल नंबर 10, अभी ये वाला है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। गोल नंबर 11, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज। गोल नंबर 12, देखिए जिसको अगर नहीं पता है तो देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं, एटलीस्ट आपको याद तो होगा। गोल नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ओके, एक्सप्लोरेशन नहीं करना है रिसोर्सेज का, जितना जरूरत है उतना ही उसका कंजम्पशन करना है। ओके, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। गोल नंबर 13, क्लाइमेट एक्शन। गोल नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर, मरीन इकोसिस्टम पर फोकस किया जाएगा। एंड गोल नंबर 15, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर फोकस किया जाएगा, लाइफ ऑन लैंड। एंड गोल नंबर 16, पीस, जस्टिस। और लास्ट वाला है जो गोल नंबर 17, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पार्टनरशिप टू अचीव गोल। इसका मतलब क्या होता है कि जो डेवलप कंट्री है वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगी डेवलपिंग कंट्री के साथ, अंडर डेवलप्ड कंट्री के साथ, राइट। इस प्रकार से एक काइंड ऑफ शेयरिंग होगा, पार्टनरशिप होगी सभी कंट्री के बीच में, जिसके पास जो भी रिसोर्सेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और जो एसडीजी के गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म बाय द सोशल ग्रुप वर्कर। बताइए कौन सा कहाँ से करेक्ट होगा? सोशल ग्रुप वर्कर के द्वारा किस प्रकार का मेरा पार्टनरशिप अलग अलग हो गया? पार्टनरशिप, ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके, ग्रुप दैट कैन बी फॉर्म बाय द सोशल ग्रुप वर्कर, विच ऑप्शन विल बी राइट? क्वेश्चन नंबर 44 का बी आ रहा है, सी आ रहा है। ओके, देखो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपको चेक नहीं करना है क्योंकि सभी में है। वैसे क्वेश्चन सिंपल है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो बी और डी सभी में ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन तो वैसे हमको चेक ही नहीं करना है। अब हम चेक करेंगे क्या इसमें, सी 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 तीनों में है, सी देख लेंगे सी है कि नहीं है। ओके, सी का मतलब ग्रोथ ग्रुप, ये तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया हमारा। ओके, अब हमारा बचा कौन सा? अब देख लेते हैं ए है कि नहीं है। क्लास ग्रुप, देखिए क्लास ग्रुप ये सोशल ग्रुप वर्कर के द्वारा कभी क्रिएट नहीं किया जाएगा, समाज के अंदर क्लासिफाइड करना, राइट। या कास्ट ग्रुप जो होता है ये भी नहीं क्रिएट किया जाता है ये सोशल वर्कर के द्वारा, दैट इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। ओके, तो कास्ट ग्रुप और क्लास ग्रुप नहीं क्रिएट किए जाते हैं सोशल वर्कर के द्वारा, तो आपका ए और ई होगा नहीं, तो ये भी एलिमिट हो जाएगा और बचा आपका ये भी खत्म हो जाएगा, ई भी नहीं है। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता है तो ये पता होगा आपको कि कास्ट ग्रुप जो है सोशल वर्कर कभी इसको जो है फॉर्म नहीं करेगा, तो ई तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, राइट। बाकी इसमें ये दिया है क्लास, क्लास भी नहीं करेगा फॉर्म, एक ही ऑप्शन बचा है बी सी डी। बी सी डी, रेमेडियल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एनीबडी? एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमेडियल ग्रुप, ग्रोथ ग्रुप, टास्क ग्रुप? इनमें से पहला ऑप्शन आपको बताना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज्योति गुप्ता। और एनीबडी?
रेमेडियल का मतलब क्या होता है? रेमेडी देना, ओके, किसी प्रकार का ट्रीटमेंट देना। जैसे कि जो लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं उनको ड्रग डी एडिक्शन कराना, उनको हेल्प करना, मदद करना, उनके बिहेवियर को बदलना, क्योर करना, राइट, उसको हम बोलते हैं रेमेडियल ग्रुप। ऐसा समूह, ऐसे लोगों का समूह जो कि किसी प्रकार के ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए, पैथोलॉजिकल कंडीशन को बेहतर करने के लिए, किसी प्रकार की कंडीशन को उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, क्योर किया जा रहा है। हाँ, ओके, उसको हम बोलते हैं रेमेडियल ग्रुप। जैसे ड्रग एडिक्शन, ड्रग डी एडिक्शन करवाना, ये भी काइंड ऑफ बोल सकते हैं रेमेडियल ग्रुप होगा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ ग्रुप। ग्रोथ ग्रुप का मतलब क्या होता है? हाँ, काउंसलिंग इज अ काइंड ऑफ रेमेडियल ग्रुप। हाँ, इट कैन बी, ओके। एंड नेक्स्ट दैट इज दी ग्रोथ ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल है, स्किल प्रोवाइड कराना, स्किल देना, उनका डेवलपमेंट करना, ओके, उनके अंदर एबिलिटी डेवलप करना, एजुकेट करना, नॉलेज प्रोवाइड कराना, ओके, ताकि जो ये अडल्ट पॉपुलेशन है, यूथ है, वो कुछ लायक बन जाए, कुछ काम कर पाए, कुछ जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, बिल्कुल करेक्ट है। डेवलपमेंटल ओरिएंटेड ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ ग्रुप। जैसे कि एनजीओ के द्वारा मान लीजिए किसी विलेज के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, उनको सिखाया जा रहा है, राइट, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, वो सभी आपका कहलाएगा ग्रोथ ग्रुप। एक ऐसा समूह है जिनको इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल्स दी जाती है, एजुकेट किया जाता है, समझाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ग्रोथ ग्रुप में डेवलपमेंट वर्क किए जाते हैं जहां क्लाइंट को स्किल देते हैं। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप का मतलब क्या होता है? फोकस ऑन टास्क। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर जो स्टाफ होता है, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, राइट, बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, ताकि जानबूझ करके उनकी जो जैसे सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर करना, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, राइट, उसको हम बोलते हैं टास्क ग्रुप। ग्रुप विच इज मेड टू दी परफॉर्म सम टास्क टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, स्पेशली इंडस्ट्री में, या स्पेशली मान लीजिए कि सोशल वर्कर के द्वारा एक समूह बनाया गया है और उसके डिफरेंट टास्क दिए गए हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए उनको प्रेरित करना, उनको इम्प्रूव करना, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए कोशिश करना, वो आपका कहलाता है टास्क ग्रुप। बेसिकली इसका फोकस होता है कि ग्रुप की जो वेरियस एक्टिविटी है उसको वो कैसे जल्दी अचीव कर पाएंगे। ओके, बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्राइसिस से लोग गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो उनको डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क दे करके उससे बाहर निकालने की कोशिश करना, उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करना। ओके, एम टू अचीव करने के लिए किया जाता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपके बी सी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, आई हैव अ ड्रीम, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस? किसके द्वारा इसको बोला गया था? ये जो स्टेटमेंट है, आई हैव द ड्रीम, महात्मा गांधी, मैलकोलम एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग। इसके बारे में हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए थे। ये अमेरिकन एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, इनके द्वारा एक स्पीच दी गई थी, ओके, वाशिंगटन के अंदर 1963 में, आई हैव द ड्रीम। ओके, इनका फोकस था बेसिकली कि जो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के अंदर सोसाइटी में रेसिज्म जो उस समय पर था, आज भी है, उसको खत्म करने के लिए, सिविल और इकोनॉमिकल राइट प्रोवाइड कराने के लिए, स्पेशली फॉर ब्लैक, ओके, रेसिज्म बेस्ड था, बिल्कुल करेक्ट है। उसको खत्म करने के लिए, इकोनॉमिकल राइट देने के लिए, सिविल राइट प्रोवाइड कराने के लिए, इस प्रकार का इन्होंने एक नारा दिया था, भाषण दिया था, और ये जो टाइटल था उनकी स्पीच का, आई हैव द ड्रीम। ओके, वो बता रहे थे उसमें स्पीच के अंदर कि उनके जो सपने हैं उसमें उन्होंने क्या क्या देखा, स्पेशली जो ब्लैक लोग थे उनके अधिकारों के लिए, कि फ्यूचर में किस प्रकार से, हाँ, रेसिज्म बेस्ड अफ्रीकन लोगों के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड एम एट, इसका क्या काम होता है, क्या उद्देश्य होता है इस मेथड का, जो कि सोशल वर्क का एक मेथड है? रंग भेद को खत्म करने के लिए था। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए।
सी। इसका आंसर कौन सा होगा? देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर सर्विस स्कीम। देखिए वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक की जरूरत नहीं होती है, राइट। वो जो स्कीम या तो एनजीओ के द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा, या फिर जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा, या फिर किसी एक समूह के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, मतलब सी जहां पर है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे डी की, मोबिलाइजिंग मासेस फॉर स्ट्रक्चर चेंज। ओके, बड़े स्केल पर बदलाव करने के लिए स्ट्रक्चर चेंज का मतलब होता है कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन है, ओके, ये काइंड ऑफ इसको स्ट्रक्चर चेंज बोलेंगे अगर इसमें बदलाव होगा तो मास को मोबिलाइज कराना, लोगों को मोबिलाइज कराना, तो डी हो सकता है आंसर, मतलब ये भी नहीं होगा फिर आपका। अब ऑप्शन आपके पास बचे हैं सी और डी। बी और सी में देख लीजिए, बी और सी में कौन सा होगा? ऑर्गेनाइजिंग पीपल टू लीड चेंजेस, ठीक है, और इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर, ये भी नहीं होगा, सी तो है नहीं ना, सी तो पहले बोल दिए हम। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है सर, मास मोबिलाइजेशन सोशल चेंज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। कहीं मिस्टेक हो गया क्या? सी नहीं होगा, इसका मतलब आपका ये खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। और उसके बाद आपका डी तो दोनों में है, और बी और सी। बी का क्या, ऑर्गेनाइजिंग पीपल टू लीड द चेंज, ये भी ठीक है। ये, अच्छा हाँ ओके, 1 सेकंड। इसमें ना, ये जो ऑप्शन है आपका सी तो है नहीं, और ऑर्गेनाइजिंग पीपल टू लीड चेंज ये करेक्ट है, मोबिलाइजिंग मास फॉर स्ट्रक्चर ये भी ठीक है, और एंगेजिंग पीपल इन ब्रिंगिंग चेंज ये भी ठीक है। ये तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, लेकिन चूंकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें ना, एबीडी वाला है कोई? हाँ एबीडी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। बाकी दो ऑप्शन बचे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, राइट। सर, सर डी सोशल एक्शन में आएगा। 1 सेकंड, कौन सा वाला? डी, मोबिलाइजिंग मास फॉर द स्ट्रक्चर चेंज, लेकिन सी कैसे है? सी तो नहीं है ना, सी इम्प्लीमेंट, इसका काम कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम ये नहीं होता है वेलफेयर एजेंसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, तो सी तो नहीं होगा। ओके, बाकी ये दो ऑप्शन बचे हैं, और एंगेजिंग पीपल इन ब्रिंगिंग चेंज, मोबिलाइजिंग सोशल एक्शन, जैसे सोशल एक्शन होगा, तो ए बी होना चाहिए, और डी, अच्छा ओके, 1 सेकंड, ये वाला तो सोशल एक्शन होगा, राइट। सो आई थिंक ए एंड बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो सोशल चेंज, सोशल एक्शन होता है ना, मोबिलाइजिंग मास फॉर द स्ट्रक्चर चेंज, राइट। तो यहाँ पर ए और बी आंसर करेक्ट होंगे, पहला आंसर करेक्ट होगा इसका। हाँ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 47। अभी कल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, कोल इंडिया में जो वैकेंसी आई है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ पर जो है, आप जब वहाँ चेक करेंगे ना, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या उनके लिए जो वेरियस कैटेगरी है, वहाँ पर ये चीज़ दी गई थी, अ पर्सन हुज फैमिली ओन्स और प्रोसेस एनी फॉलोइंग एसेट्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। वहाँ पर ये चारों के चारों पॉइंट दिए गए थे, अगर आपने नोटिस पढ़ा होगा, नोटिफिकेशन। ओके, डाउट था सर 47 का डाउट, हाँ यही था ना। हाँ, ये चारों के चारों स्टेटमेंट, 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एंड जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये पूरे के पूरे इसमें दिए गए हैं। कल मैं पढ़ रहा था नोटिफिकेशन, उसमें दिया हुआ था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, वो फैमिली, ओके, अगर उनके पास ये सभी इनमें से कुछ भी है तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ओके, द पर्सन हुज फैमिली ओन दीज एसेट्स लाइक 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एबव, या रेजिडेंशियल फ्लैट उसका 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, या फिर नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी
के आसपास अगर इतनी उसकी ज़मीन है 100 स्क्वायर यार्ड या 200 स्क्वायर यार्ड इन दी अदर एरिया अदर देन दी नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चारों करेक्ट है। आप लोग फॉर्म भर रहे हैं ना उसका, कोल इंडिया का जो वैकेंसी आया हुआ है? देखिए पेपर वन तो आपका तैयार वैसे भी हो गया ना। पेपर वन में तो जितना आपका उसमें मैथमेटिक्स है एक, ओके, और 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इंग्लिश के 25 आएंगे, रीजनिंग के 25 आएंगे, और जीएसजी के करंट अफेयर का आपका 25 आएगा। तो ये इसमें से आपको ये थोड़ा पढ़ना होगा, बाकी आपका तैयार ही है ऑलरेडी। और पेपर टू में बहुत सारा टॉपिक कॉमन है। ओके, तो कुछ अलग अलग टॉपिक है तो उसको डिस्कस करेंगे, उसका कुछ कर लेंगे, अलग से नोट्स बनाएंगे। ओके, हाँ उसका वीडियो बनाएंगे। मेरा सीडी था सर, सीडी था, कम्युनिटी, अच्छा कम्युनिटी डेवलपमेंट था, तब तो अच्छा है। आप जरूर फॉर्म भरिए, और सभी लोग फॉर्म भरिए। बाकी अगर कोई भी डिफरेंट कैटेगरी से है तो उसमें जो एनेक्स्चर दिए गए हैं उसके अनुसार आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो उसका फॉर्म वो बनवा लीजिए, सर्टिफिकेट वो भी जमा करना होगा। सर एचआर मांगा है मतलब? ह्यूमन रिसोर्सेस, और भी बहुत सारी पोस्ट है उसमें। अच्छा आपका एचआर था, ओके। देखिए जिसका जो भी स्पेसिफिकेशन है ना, सोशल वर्क है उसके लिए, जैसे रूरल डेवलपमेंट सेक्टर भर सकते हैं, हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, आरडी वाले भर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट, मास्टर्स इन ट्राइबल डेवलपमेंट, मास्टर्स इन सोशल, सॉरी सोशल वर्क, उसके जो अलाइड सब्जेक्ट है उसको भी बोला हुआ है। मेरा आरडी है मोनालिसा, हाँ जिसका आरडी है वो भर सकता है फॉर्म। ओके, नहीं तो मैं आपको अभी शेयर करके दिखा देता हूँ कहाँ पर था। ओके, मेरे इंस्टीट्यूट से लास्ट ईयर की वैकेंसी में मेरा बैचमेट सिलेक्ट हुआ था, वेरी गुड। हाँ तो ज़रूर आप उससे पूछिए, और कैसे उसने तैयारी की थी, और आप शेयर करना जो भी उसने जो स्ट्रेटजी अपनाई होगी, कैसे तैयारी की थी सभी के साथ। ओके, नालिनी मिश्रा। किसी को भी कहीं से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे ज़रूर शेयर कर देना, ताकि मैं सब तक पहुंचा दूंगा। ओके, कैसे क्वेश्चन आता है क्या है उसके बारे में थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए। आप लोग किस किस स्टेट से हैं, प्लीज़ आप मेंशन अपना अपना स्टेट मेंशन कर सकते हैं क्या, या कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी। जय श्री नाग, वेस्ट बंगाल। ओके, छत्तीसगढ़, हिमानी मिश्रा। ओके, और अनिल कुमार साहू, उड़ीसा। नलिनी मिश्रा, यूपी। आई एम फ्रॉम झारखंड। ओके, सहारा, सहारनपुर, यूपी। ओके, मैं भी उड़ीसा से। और एनीबडी? अच्छा ठीक है, ज़्यादातर लोग उड़ीसा से हैं, और यूपी से, कर्नाटका, बट नाउ इन महाराष्ट्र। ओके धनंजय, बस। ओके, गॉट इट। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया हुआ था इसी के रिगार्डिंग, कोल इंडिया के रिगार्डिंग। उनको स्पेशल क्लास लेना था, तो अभी इसके रिगार्डिंग देखते हैं, बाद में कोई बैच स्टार्ट होगा तो फिलहाल तो